ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे जरूरी बात है कि दरअसल इससे पहले न तो इजराइल की तरफ से और न ही ईरान की तरफ से इसे ऑफिशियली वॉर कहा गया था। यहाँ इजराइल ने शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक साथ अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान को निशाना बनाया था और इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। उसके बाद रिटेलिएशन की कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से और ईरान ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, इस समय विश्व करीब विश्व युद्ध के कगार पर आ चुका है। तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। आज औपचारिक रूप से ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप तेहरान के नागरिकों को धमका रहा है। वो कह रहा है तेहरान खाली कर दीजिए। सवाल इस बात का है कि जब ये सब चल रहा है तो इसमें भारत की भूमिका क्या है? भारत कहां खड़ा हुआ है? भारत G7 के देशों के उसमें मीटिंग में जाता है और वहां पीछे की लाइन में उसे प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया जाता है। वहां किस तरह का सम्मान मिलता है आप खुद देख सकते हैं। उसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति कल अचानक G7 की मीटिंग को छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं और जाते जाते बोल कर जाते हैं कि इस बार जहाज में उन्होंने बोला बाकायदा पत्रकारों को कि इस बार फैसला होकर रहेगा, इस बार सीज फायर नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि जब G7 में नरेंद्र मोदी जी कनाडा में हैं, वहीं आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाकायदा इनविटेशन देकर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को लंच पर बुलाया है। आज असीम मुनीर ट्रंप का मेहमान है। एक तरफ भारत वहां पीछे खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का वो आतंकवादी, उसे आतंकवादी ही कहा जाए तो अच्छा है, वो आतंकवादी लंच कर रहा है आज ट्रंप के साथ। क्या नीति है हमारी? अब दूसरी तरफ चलते हैं। आप ये देखिए कि जब दो देशों की लड़ाई चल रही है इस समय, ईरान और इजराइल, भारत दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। भारत ईरान की तरफ भी नहीं जा सकता, भारत इजराइल की तरफ भी नहीं जा सकता, जबकि तटस्थ तो किसी ना किसी को होना पड़ेगा। एक तरफ तो होना पड़ेगा। एक तरफ जहां ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है और रूस खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। इसमें बीच में भारत की डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। भारत की डिप्लोमेसी का फेल होने का कारण यह भी है कि भारत ने जो अपनी कूटनीति बनाई, जो विदेश नीति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं लकूना छोड़ा और सबको सहलाते रहे, अपने मित्रों को खराब करते चले गए। वो बंदर वाला कहानी सुनी होगी आपने, बंदर एक को बगल में देता था और पीछे दूसरी निकल जाती थी और वो सोच रहा था इकट्ठी हो रही है। वो ऐसा नहीं हो पाया। 86 देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने, परंतु रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट के बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक छोटा सा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उस समय हमारे साथ हमारे पड़ोसी देशों ने ही हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने ही भारत को ये नहीं कहा कि हम भारत के साथ खड़े हुए। खैर, आप देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ खमानी के मारे जाने की खबरें, अमेरिका चाहता है खमानी को मार दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो तमाम मुस्लिम देश और तमाम चाइना और रूस के सहयोगी और चाइना के सहयोगी सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और ऐसे लामबंद होंगे कि फिर विश्व युद्ध से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस पर ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम लिए बिना कहा तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और यह सीधे तौर पर खामेनी को जान से मारने की धमकी है। आपकी स्क्रीन पर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में लिखा है, बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, हम उन्हें मारना यानी अभी हटाने नहीं जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। इससे कुछ मिनट पहले ही ट्रंप ने कहा था, ईरान के आसमान पर अब हमारा पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को पलट देता है। याद कीजिएगा, नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई खामेनी के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, नहीं, ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this. इस बीच संघर्ष ईरान दावे से क्या पता चलता है? अभी कुछ ही दिनों पहले दावा किया गया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर अब उस बात की पुष्टि कर रहा है ईरान। कल देर रात, यानी कि ये जो रात पूरी गुजरी है, उसमें फतह-1 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस बारे में CNN का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर? CNN के माइकल रियोज की रिपोर्ट है और वो कहती है कि ईरान की आधिकारिक मानी जाने वाली मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने इस्राएल की तरफ फतह मिसाइल्स दागी हैं। CNN इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये मिसाइल है क्या? तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पिछले साल ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तेहरान ने इजराइल पर हमले में एक नई मिसाइल फतह-1 का इस्तेमाल किया था। तेहरान का कहना है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट की तरफ गिरते वक्त हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही जाते हैं। फैबियन हिंज, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिसर्च फेलो हैं और इस पर लिख चुके हैं, कहते हैं कि फतह-1 में एक वॉरहेड है जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर आधारित है, यानी ये टारगेट पर गिरते वक्त अपने रास्ते में थोड़ा बहुत मोड़ ले सकता है ताकि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो खत्म हो रही हैं और उसके पास सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। और इसीलिए इस्राएल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए ताकि इस्राएल की जो कमी रह जाएगी वो अमेरिका पूरा करेगा। क्या कहता है वॉशिंगटन पोस्ट आपके स्क्रीन पर? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अनजान सूत्र के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका से नए इंटरसेप्टर सप्लाई नहीं होते हैं तो इस्राएल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 10 से 20 दिन ही संभाल पाएगा। और इस सूत्र ने कहा उन्हें अब चुनना पड़ेगा कि किस मिसाइल को रोकना है और किसे नहीं। सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में है। आवाज से भी ज्यादा तेज स्पीड में चलती है, परंतु इस मिसाइल की खासियत यह भी है कि अमेरिका के अखबार भी इस मिसाइल की तारीफ करते हैं। वहीं अमेरिका के इजराइल के बारे में अमेरिका के अखबार क्या बोल रहे हैं, ईरान की IRGC का क्या कहना है? ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हाल ही में दावा किया
कि उनकी फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल ने इसराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-500 और आयरन डोम को भी चकमा देकर तबाही मचाई है। उनका कहना है कि फतह 1 इतनी तेज और लो ऑल्टीट्यूड यानी निचली ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक और इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर बताई जा रही है और इसे रडार से बचना भी आता है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि इस नई मिसाइल तकनीक की वजह से उन्होंने इसराइल के एयर डिफेंस को ब्रीच किया और कई मिसाइलें इसराइल के शहरों तक पहुंची, जिससे वहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि इसराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं और दोनों देशों के बीच मिसाइल जंग जारी है। टोटल कंट्रोल की बात करें तो ईरान का दावा है कि उनकी मिसाइलें इसराइल के स्काईलाइन पर हावी हो गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसराइल के पास भी मजबूत एयर डिफेंस है और दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। और इसके लिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो तेहरान के रीजन 18 पर, यानी एक क्षेत्र जिसका नाम 18 है, किस तरह से इसराइल ने हमला किया, देखा जाए। ये एक ईरानी सांसद है महमूद नवियान। ये बोल रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान हमारे देश पर अमेरिका वार करता है तो उसे फिर 50,000 ताबूत बनवा लेने चाहिए। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? इसकी बातों में सच्चाई है या केवल ये युद्ध के लिए कि गीदड़ भभकी है? इसे गीदड़ भभकी ही कहा जाए तो बेहतर है अमेरिका के सामने। वही ईरान ने का कहना है कि मैं अमेरिका के ठिकानों पर वार करूंगा। यह तो संभव नहीं है। जो चीज संभव है वो मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका के कई अन्य देशों में सैनिक ठिकाने हैं। उन सैनिक ठिकानों को ईरान अब निशाना बनाने के पर आ गया है और उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करना चाहता है ताकि अमेरिका ज्यादा दूर तक ईरान में ना घुस पाए। ये एक नीति है ईरान की। वही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि आप हमारे बीच में दखलंदाजी मत दीजिए, हमारे पाकिस्तान के बीच में। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा है विक्रम मिस्री का कहना। श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दोस्तों, ये अब विक्रम मिस्री सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, विदेश सचिव हैं, उसकी उनकी बातों पर भरोसा करना ही लाजमी है। परंतु सवाल यह है कि ये बात कहने के लिए प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए सामने? विक्रम मिस्री को ही क्यों लाए? विक्रम मिस्री के द्वारा ही क्यों कहलवाया? प्रेस ब्रीफिंग कर सकते थे प्रधानमंत्री और बाकायदा कह सकते थे कि मैं ट्रंप को चेतावनी देता हूं कि आप हमारे इन मामलों में दखलंदाजी नहीं मत दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अब भारत की स्थिति एक तरफा करने के लिए प्रधानमंत्री को कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, ये शायद अभी यहाँ के जो विदेश नीति के रचयिता है वो अभी बना नहीं पाए हैं। G7 खत्म हो जाएगा कल, परंतु अगर G7 में कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसमें प्रधानमंत्री साइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो शांति प्रस्ताव
आया था उसमें तो भारत ने एक तरफ खड़ा हो गया था, न्यूट्रल हो गया था कि मैं ना समर्थन में हूं और ना इसके खिलाफ हूं। यानी जो शांति समझौते होंगे अब उसमें भारत दखलंदाजी नहीं देगा। क्या भारत की ये नीतियां विश्व पटल पर भारत को अलग थलग कर देगी? क्या केवल भारत एक व्यापार का देश बनकर रह जाएगा? हर देश यहां व्यापार करना चाहता है, हर देश यहां अपनी सामानों को बेचना चाहता है। क्या केवल भारत एक बाजार रह जाएगा? भारत का अपना वर्चस्व क्या खत्म हो जाएगा? क्या विश्व गुरु कहलवाने वाले अपने आप को नरेंद्र मोदी पीछे की लाइन में खड़े हो जाएंगे? जबरदस्ती के इन्विटेशन पर जाओगे, जबरदस्ती इन्विटेशन में मंगवा कर अगर इस तरह जाओगे तो यही हाल होगा। अभी तो कनाडा भी आपको धमकाएगा। कनाडा के सांसद आपको बोल चुकी है पहले ही कि हम मोदी को सहन नहीं कर सकते अपने देश में। देखते हैं क्या होता है, परंतु इतना अभी लग रहा है कि अब ये युद्ध ईरान और इजराइल का लंबा चलेगा और एक तरफ रूस आएगा और एक तरफ अमेरिका का आना करीब करीब तय है। भारत कहां जाएगा, भारत किस तरफ जाएगा, अभी तय नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।